डॉक्टर जयशंकर का कहना ये है कि जी भारत अपनी मर्जी से काम करता है और हरगिज किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा और भारत को सिखाने की जरूरत नहीं। जो मुलाकात हुई सदर ट्रंप और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, लेकिन इस मुलाकात का ऐसे वक्त में होना जब इस खित्ते में तनाव है और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या होना है। उनका कहना यह है कि अमेरिका ने बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान से बेसेस मांगे हैं जो गालिबन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। आसिम मुनीर अमेरिका में एक हफ्ते से क़याम पज़ीर हैं। अभी वो वतन वापस नहीं लौटे, लेकिन जहाँ पे उनके हामी और मुखालफीन यकसा तौर के ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह की जो गुफ्तगू की गई तो क्या वो इशारा नहीं था इस तरफ, या इस बात का अललान आप ऐलान कर रहे हैं ना कि आप पीछे खड़े हैं, जिसका इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन है, बिकॉज पाकिस्तानी अवाम टू द 99.99% एलीट को छोड़ के, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए ये अजीब व गरीब सिचुएशन है कि ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान के रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल हो। इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। उनके हामी भी उनके नए किरदार के ऊपर बहुत से सवालात उठा रहे हैं। सपोर्टर्स हैं ईरान के, इतने मैसिव स्केल पे सपोर्टर्स हैं। हमें तो यह है, अगर एज ए मुस्लिम देखा जाए तो हमें तो ईरान का साथ देना चाहिए। देयर इज ए पॉजिटिव व्यू ऑफ इंडिया विद इन द कंट्री। इंडिया के अंदर से व्यू जो जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है और आप देखेंगे कि कोई और मुल्क भी नहीं बोल रहा। तेहरान की क्या सूरत हाल है, मैं कुछ सोशल मीडिया पर कुछ क्लिप्स देख रही थी। अगर हम ट्रंप को नो बोलते हैं तो वहां से हम पर सैंक्शंस लग सकती हैं, वहां से हमारे साथ बुरा सलूक किया जा सकता है। अगर हम ईरान के खिलाफ जाते हैं तो ईरान हम पर स्ट्राइक भी कर सकता है, जैसा कि पिछले साल ईरान ऑलरेडी हम पर स्ट्राइक कर चुका है। आसिम मुनीर साहब ने जो व्हाइट हाउस में लंच किया है वो वतन वापसी से पहले ही उसका सारा का सारा मजा जो है वो किरकिरा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान में अगर आप ऐसा मानते हैं कि जो पूरा का पूरा पाकिस्तान और आर्मी के पीछे खड़ा हो जाता है तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है जो पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करता रहता है। और ख़ास करके अभी की सिचुएशन में अगर आप देखो तो ख़ास करके उस जगह पर है इमरान खान के सपोर्टर्स। वो आए दिन पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, ख़ास करके पाकिस्तानी आर्मी को, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी की ही साजिश है जिससे पाकिस्तान का जो पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान वो अभी भी जेल में है। और ये इमरान खान के सपोर्टर से देखा नहीं जा रहा है। सिचुएशन यहाँ तक हो जाती है पाकिस्तान के अंदर कि उनको लगने लगता है कि भाई इमरान खान कभी भी बाहर आ सकते हैं, और उसको लेकर उन्होंने कई बार दंगे भी कर दिए। हालांकि अभी भी उनको सफलता नहीं मिली है। पिछले दिनों तो हमने ये भी सुना था कि इमरान खान के साथ वहाँ पर रेप हो गया, किसी ने इमरान खान की बजा दी। चलिए जो भी हो, लेकिन आसिम मुनीर जब यूएस गया था तब भी उसका विरोध हो रहा था, जब वो वापस आ रहा है तब भी यहाँ पर विरोध हो रहा है। यही चल रहा है पाकिस्तान में। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका में एक हफ्ते से क़याम पज़ीर हैं। अभी वो वतन वापस नहीं लौटे, लेकिन जहाँ पे उनके हामी और मुखालफीन यकसा तौर के ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उनके हामी भी उनके नए किरदार के ऊपर बहुत से सवालात उठा रहे हैं। सिर्फ हामी ही नहीं बल्कि हुकूमत में जिनको वो हुकूमत में लेकर आए, जिनको मदद की, जिनको सपोर्ट की, जिनके लिए सहूलतकारी की, अब वो भी इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि जैसे वो दोस्तनुमा दुश्मन हो और उनकी राह में कांटे बोए जा रहे हैं, कांटे खड़े किए जा रहे हैं। ये सूरत हाल है। इसकी तफसीलात को शेयर करेंगे और क्यों ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब ने जो व्हाइट हाउस में लंच किया है वो वतन वापसी से पहले ही उसका सारा का सारा मज़ा जो है वो किरकिरा हो गया है। ये कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। फिर मामला जो है कि वो कुछ आलमी सतह के ऊपर ईरान ने कुछ पैगामात भेजे हैं, ईरान की कुछ पॉलिसीज़ हैं, ईरान ने कुछ नई हिकमत अमली तरतीब दी है। क्या पाकिस्तान के लिए भी कुछ मुश्किलात ईरान की तरफ से भी हो सकती हैं और ईरान भी क्या पाकिस्तान के लिए
कुछ शकूक शुबात और खदशात रखता है या नहीं रखता, ये बड़ा अहम सवाल है, वो भी आपसे शेयर अगर करेंगे। हम ट्रंप को नो बोलते हैं तो वहां से हम पर सैंक्शंस लग सकती हैं, वहां से हमारे साथ बुरा सलूक किया जा सकता है। अगर हम ईरान के खिलाफ जाते हैं तो ईरान हम पर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जैसा कि पिछले साल ईरान ऑलरेडी हम पर स्ट्राइक कर चुका है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी उन पर एयर स्ट्राइक्स की थी। तो इसमें हमारी पॉलिसी क्या रहे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली बोला कि खित्ते में बस पीस होना चाहिए, ना उन्होंने इसराइल का साथ दिया, ना उन्होंने ईरान का साथ दिया। आप क्या कहेंगे, हमारी कैसी पॉलिसी होनी चाहिए? मेरे एज अ माई ओपिनियन जो है ना, ये देखें कि कुरान पाक में है कि यहूद व नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। और यहूद व नसारा अगर इवन आप जब तक उनके मज़हब नहीं अडॉप्ट कर लेंगे तब तक जो है कि वो आप उनके फेवरेट नहीं हो सकते। मेरा तो ओपिनियन यही है कि हमें एज ए मुस्लिम जो है ना वो ईरान का साथ देना चाहिए। दूसरा ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बीच में जो है ना सुलह सफाई करवाए, मतलब किसी तरह अमेरिका को हम लोग इस रास्ते पे लेके आए कि अमेरिका बीच में एंटर ना हो, और दूसरा ईरान को भी मतलब थोड़ा सा समझाएं। लेकिन ये अब ये काफ़ी सज़ा मिल चुकी है इसराइल को। अभी तो वो देखें इसराइल के लोग भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके उनकी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये इस जो है ये जो इसको रोकना चाहिए वार को। तो मेरा ख्याल तो यही है कि हमें एज ए मुस्लिम देखना चाहिए। कहना है कि वो टेक्नोलॉजी या वो बैलिस्टिक प्रोग्राम जो ईरान बना रहा है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आस पड़ोस के जितने ममालिक हैं उन सब के लिए भी ईरान एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। ये प्रोग्राम शुरू करके उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का, उन्होंने नाम लिया इंडिया का, जितने भी हमसाय ममालिक हैं उन सबको इसराइल ने वार्न किया है। मेरा ख्याल ये है कि ईरान कभी मतलब अपने हमसाया ममालिक के साथ तो ये करेगा ही नहीं। अब ईरान ने भी एज ए मुस्लिम जो है देखिए फ़लस्तीनियों का साथ दिया है। अब जब फ़लस्तीनियों का पूरी अरब ममालिक सो रहे हैं, पाकिस्तान एज अ सपोर्ट उनकी कर रहा है जितनी कर सकता है। अब हमारे वो हैं अपना क्या कहते हैं आसिम मुनीर साहब भी मतलब बोल रहे हैं उनके लिए हक में बोल रहे हैं, बाकी भी बोल रहे हैं। लेकिन ये है कि ईरान ने खुल के उनका मतलब उनकी तरफ से डिफेंस किया है, उनको उनका साथ दिया। अब चाइना भी जो है देखिए फ़लस्तीन के लिए हक में बोल रहा है, चाइना ने वहाँ एड भी पहुँचाई है। तो जाहिर सी बात है जब आप और पहल इसराइल की तरफ से हुई है कि इसराइल ने उनके काफ़ी मतलब जो है वो मार दिए हैं, लोग मारे हैं, जिसमें बमबारी की है, जिसमें उनकी टारगेट किलिंग हुई है उन पर। तो जाहिर सी बात है जब आप एक किसी के घर में आप एक रोड़ा भी फेंकोगे तो अगला वो ऐसे तो नहीं चुप करके बैठा रहेगा, वो कुछ ना कुछ तो देगा ना उस पर रिस्पॉन्स। तो जाहिर सी बात है ईरान ने भी फिर उस पर रिस्पॉन्स दिया। अब इस पर यही हो सकता है कि ये अब इसराइल भी खामोश हो और वो भी खामोश हो, और इसराइल ने जो उनके फ़लस्तीन के जो कह रहा है भाई वापसी का कोई हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, अब तो हम ईरान को तबाह ही करेंगे, ये वो कर ही नहीं सकता। अब देख लें अभी थोड़ी सी बम्बारमेंट हुई है तो उनके हालात क्या हो गए हैं और रोना शुरू हो गए हैं वो लोग, तो इतना उसमें नहीं है। मुस्लिम उम्मा करे। आपको पता है कि बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इसराइल के साथ खड़ी हुई हैं। मैं फ्रांस के इमाम का बयान सुन रही थी, वो क्लियरली इसराइल के साथ खड़े हैं, जॉर्डन इसराइल के साथ खड़ा है, इजिप्ट इसराइल के साथ खड़ा है। ये क्या चक्कर क्या है ये बताएं। असल में मसला ये है ना कि जो हमारे वार्निंग दे रहा है क्योंकि ईरान को ऑलरेडी पता है कि जो ममालिक इसराइल से एड लेते हैं या जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात मजबूत है वो कभी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। ये पैगाम उन्होंने इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए पहुंचाया है। क्या कहेंगे आप जो ये जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन में जॉर्डन ने जब इसके इसराइल के अगेंस्ट हुआ था तो जॉर्डन के भी हालात उन्होंने काफ़ी ख़राब कर दिए थे उनकी मईशत के। फिर उनके जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे या उनके जो बादशाह थे उन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक सीज फायर का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा आ रहा है अभी इस वक्त। उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे ही वो इसराइल अब उनको कुछ नहीं कहता और उनका फेवरेट हो गया हुआ जॉर्डन। अब जॉर्डन जो है वो अपनी जो है वो फ़ज़ाई हदूद जो है वो इस्तेमाल करने नहीं देगा। मतलब अगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल गए हैं तो इन्होंने रोके हैं, जॉर्डन ने रोके हैं, उसके अलावा मिस्र ने रोके हैं। मिस्र भी अभी उनका वो जो है ना वो बना हुआ है, फेवरेट बना हुआ है इस टाइम। वो लोग अपना यानी कि साइड सेव कर रहे हैं दोनों, यानी कि वो इस तरह नेशनल इंटरेस्ट। अब होना तो यही है कि वो मैंने आपको बताया ना कि यहूद नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। बिलीव कि सीज फायर ऑन दिस नोट जो पाकिस्तान ने किया, आई थिंक इट वाज टू अर्ली, राइट। और मेरा ये पॉइंट है कि उस पर हम स्ट्रेटेजिकली अगर आप इजाज़त दें तो लेट मी एक्सटेंडेड कि ये हमारा एक ब्लंडर है ये जो हमने सीज फायर। आई नो द पॉलिसी मेकर्स हमारे जो हैं, आई कुड अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेशर आपने का जो है वो सीज फायर हुआ। बट देखें इसमें इंडिया ने एक प्रेसिडेंट तो सेट किया कि इफ़ देयर वुड बी अ टेररिज्म
इंडिया वुड रिस्पॉन्ड टू इट, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। देखिए दुनिया में ज़ीरो टेररिज्म हो ही नहीं सकती। कश्मीर में अगर आप ट्रेंड्स देखें तो जहाँ पे आपके 4,000 लोग 2002 में या 4 में कैजुअलिटीज़ होती थी, वो आके आपके पास कुछ 50 या 60 हो गई, राइट। मतलब इन ओवर ईयर्स जो पाकिस्तान ने भी पॉलिसी चेंज की और चीज़ों पे आए आप, और जो थे वो ऑफ कोर्स मतलब आपके पास थे। तो ये प्रेसिडेंट सेट करना कि, और मैं आपको एक और प्रेडिक्शन, क्या मतलब ये फिर आप जंग पे आओगे, फिर आप अटैक कर देंगे, फिर आप अटैक करोगे, एंड दिस वुड हैपन। यू आर टॉकिंग अबाउट 1.4 बिलियन पीपल, कोई 100-200 लोग, 500 लोग पागल तो होंगे ना उसमें, राइट। हमारे यहाँ भी कोई 30-40 लोग पागल तो होंगे, राइट। दे आर नॉन स्टेट एक्टर्स एंड वी बोथ कंट्रीज नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी विल टॉक अबाउट इट। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो अमेरिका को एक चीज देता है विच इज द बेसिकली कीज टू द बेडरूम। ठीक है, जो मर्जी सर, कम टेक एनीथिंग यू वांट सर, बस मेरे को सर लेट मी बी सर, मेरे को पैसे देते रहो, मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा, टेल मी व्हाट यू वांट सर, जस्ट टेक इट एंड गो सर। सो पाकिस्तान का ये नजरिया है टू बी द यूज करके फेंक देता है वो कचरे के डब्बे के अंदर लाइक अ टिश्यू पेपर, तो वो भी पाकिस्तान सह लेता है। उसके बाद जब वो थोड़ा फेवर में आता है तो वो ये सब हो रहा है। पाकिस्तान इस टाइम पे एक ऐसी जगह है जो अमेरिका को इतना एक्सेस देने को तैयार है कि भाई जहां से चाइना के ऊपर नजर रखी जाए, जहां से ईरान के ऊपर नजर रखी जाए, भारत पे भी कुछ अगर प्रेशर डालना वो करा जाए, अफगानिस्तान में भी थोड़ा सा नजर रखी जाए। सो देयर इज दैट ऑफरिंग, एंड ये चीज मैंने पहले डिस्कस करी थी आपके साथ कि पाकिस्तान ने कुछ तो ऑफर करा है अमेरिका को, जहां पर उसकी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो है, जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, वो पूरी तरह से इस टाइम पे झुक रही है बिकॉज दे वांट समथिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड दिस वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। नाउ जयशंकर जी के इसके बारे में काफी सारे दे वर अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स। तो जयशंकर जी ने ओपनिंग में जब कई ब्रसल्स के अंदर उन्होंने बात करा, उन्होंने बोला कि भाई हमने टेररिज्म के सेंटर्स मारे, उसके बाद पाकिस्तान ने बेवकूफी करी, देन वी डिसेबल्ड देयर की एयर बेसिस, ठीक है, एंड उन्होंने बोला कि भाई वी रिजर्व द राइट, हम कभी भी ये चीज करेंगे। उसके बाद ईयू के फॉरेन मिनिस्टर वो जो खाजा के साथ खड़े होकर उन्होंने और बात करी, उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, और ये चीज बड़ी सिग्निफिकेंट है, एक नाम उन्होंने कल दिया जिसका नाम उन्होंने बोला कि दिस इज इंडिया वर्सेस टेररिस्तान। सो बेसिकली जो आपका नैरेटिव है उसके हिसाब से पूरा पाकिस्तान हैज बिकम अ टेररिस्तान, और उसके अंदर कोई आपको भी क्वेश्चन नहीं आ रहा कि साहब पाकिस्तान नहीं कुछ लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो ठीक है, ये है वो है, देयर इज नो सच डाउट्स व्हिच आर लेफ्ट, ठीक है जी। एंड वहां पर आप देखिए कि भाई बिलावल भुट्टो वहां पर जाके बोल रहा है कि आईएसआई एंड रॉ शुड जॉइन हैंड्स टू फाइट काउंटर टेररिज्म। पहले तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, अब इन्होंने आके लगा के मारा जयशंकर ने कि भाई साहब यू आर अ टेररिस्तान से कोई बातें बूतें नहीं होती, वी डोंट टॉक टू टेररिस्तान्स। सो दैट्स समथिंग नाउ दैट इज हर्ट देम। अब हर्ट देम टू अ पॉइंट कि इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, नो इंडिया शुड नॉट टॉक लाइक दिस इज नॉट दिस थिंग, ये बड़ी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है इंडिया बहुत टाइम से इंडिया ये सब कर रहा है, आपको पता ही है पाकिस्तानी कैसे बोलते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट दे रिएक्टेड टू, क्योंकि इनको एक चीज दिखी होगी, यार ये तो जूते पड़ गए भाई, इन्होंने तो भैया नाम ही पूरा टेररिस्तान, हमारी तो पूरी मिट्टी बलीद कर दी। एंड दिस इज आफ्टर बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पर इतना टाइम घूम के आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए वहां पर बड़ा क्लियरली जो जयशंकर ने कल वेस्टर्न वर्ल्ड को एक बड़ा चेकमेट सा किया है, क्योंकि वेस्टर्न जो ये कई एजेंडा ग्रुप्स हैं जहां पर पाकिस्तान की सपोर्ट की जाती है, उनको बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन ही मिला था ना, और कहाँ मिला था, वहीं पे मिला था, ठीक है जी। तो ये चीजें आप देख लीजिए, एंड ही सेड वेरी क्लियरली दैट टेररिज्म विल इवेंचुअली कम बैक टू हॉन्ट यू, एंड पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को इसकी तरफ देखना पड़ेगा। नाउ अगर आप इसको थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट में डालें, कल मैंने आपके साथ कुछ बताया था, मैंने एक पॉडकास्ट देखा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक पॉडकास्ट देखा, एक फॉर्मर एफबीआई एजेंट है जे गोंडोलो करके, ठीक है, जिन्होंने लारा लोगन के साथ एक पॉडकास्ट करा है। इस लारा लोगन के पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बताया कि भाई जो इस्लामिक जिहादिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट है अमेरिका के अंदर, जरा ध्यान से सुनिएगा, इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट मूवमेंट, ठीक है जी। और जिस तरह से मैं हमेशा बोलता हूँ ना, वहाबी लेफ्टिस्ट जो साइन हो, वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस में बोलता हूँ, तो आज अमेरिका की सड़कों के ऊपर जो हो रहा है
वो वही है। और अब देखें, अब इंडियन फौजियों के हाथ में अमेरिकन गन्स हैं, ठीक है जी, अमेरिकन गन्स हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह का थ्रेट। ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। नागास्त्र पल भर में दुश्मन को मौत की नींद सुला सकता है। भारतीय सेना को नागास्त्र मिला है, वो नागास्त्र जो दुश्मनों के लिए काल है। उस सारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को स्पेशली अपना जो इंडिया वाला बॉर्डर है या इंडिया के साथ जो हमारे मामलात हैं उनकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान और ख्याल रखना चाहिए। भारतीय सेना को नागास्त्र की पहली खेप मिल गई है। इसे चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त यूआरपीडी जो है, यहाँ का जो यूथ जो है, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस जो है उसमें कहीं ना कहीं उसकी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट फिगर देता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हम इस वक्त पूरी दुनिया मिडल ईस्ट की तरफ मुतवज्जे है, हमारी भी नजरें मिडल ईस्ट की तरफ हैं, लेकिन हमें भारत की तरफ से आने वाले खतरे के लिहाज से भी विजिलेंट रहना चाहिए। तो अगर किसी ने हमें नुकसान पहुंचाना है तो वो इतना भी अगर कर ले कि अपना असर को इस्तेमाल करे, और अगर हमारे कर्ज बंद हो जाएं, कर्जे रिस्केड्यूल ना हो, तो हमारे लिए तो 4 दिन गुजारने मुश्किल हो जाएंगे। उसको अटैक करने की क्या जरूरत है हमारे ऊपर। ये ड्रोन चाहे दिन हो या रात, दुश्मन के बंकर, लॉन्च पैड और अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। कौम देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा, और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस के खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें, वरना हम सारे मारे जाएंगे। हमारा रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। पानी अहमद मुद्दा बना हुआ है कि अगर हम इंडस वाटर की बात करें तो भाई इसको ब्लॉक कर दिया गया है और पानी कह लें कि खोला नहीं जा रहा है, और पाकिस्तानी वहाँ देखने में बिलक बिलक कर मरते हुए दिखाई दे रही है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है कि इंडिया के पास एक अलग सा ड्रोन अब एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, और जिस ड्रोन का नाम दिया गया है नागास्त्र, और उसको चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, और पहली जो उसकी जो किस्त होती है वो यहाँ पर मतलब इंडियन आर्मी को मिल चुकी है। दूसरी यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान का जितना भी बजट है, इंडिया का बजट तो छोड़िए, सिर्फ भारत का यूपी जो है वही पाकिस्तान के कुल बजट को क्रॉस कर जा रहा है। और मान लीजिए कि यूपी और बिहार का तो पूरा पोटेंशियल यूज़ ही नहीं हुआ है। अगर पूरा पोटेंशियल यूज़ हो चुका होता ना अब तक, तो अकेला यूपी ही 2-3 पाकिस्तान को ख़रीद सकता था, ऐसी कैपेसिटी में आ सकते थे हम। लेकिन जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। अब पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ये हो रही है कि भाई आखिर करे तो करे क्या, क्योंकि हर पहले क्या हुआ करता था कि इंडिया जो भी इनोवेशन करता था, इंडिया जो भी करता था, पाकिस्तान उसका पीछा करके उसको भी मतलब अचीव कर लेता था। लेकिन अब दूरी इतनी आ चुकी है कि पाकिस्तान चाहकर भी इंडिया के साथ पैचअप या फिर वो जो सारी सिचुएशन है अचीव करने की वो नहीं कर सकता। इसीलिए बैठे बैठे कमेंट्स करते रहते हैं, और अगर डिफेंस के मामले में कुछ होता है तो उनको डर भी लगता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। पानी कब तक पाकिस्तान का खुलने वाला है? ये खुलेगा ही नहीं है। इंडिया उसको अपने लिए डैम्स और जो ब्रिजेस हैं, डैम्स और जो कह लें कि छोटे छोटे कैनाल्स हैं, उसमें डाइवर्ट करने वाला है। देखिए, पाकिस्तानी पब्लिक इस टाइम ये कह रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं खोलेगा, या तो बारिशों के मौसम में उनके वहाँ पे फ्लड आएगा। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता दूँ, इस टाइम इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, जितनी बड़ी पावर बन चुकी है, नरेंद्र मोदी, आप एक छोटी सी बात देखें कि जौन सा मुल्क हारा हो, फॉर एग्जाम्पल जंग हारा हो, उसके प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जा सकता है अपने मुल्क में? कभी भी नहीं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी सिप्स जा रहे हैं, वो क्रोशिया जा रहे हैं, वो G7 की मीटिंग में कनाडा जा रहे हैं, आगे उनके पता नहीं कहाँ हो रहे हैं, अमेरिका उनको कॉल करके बुला रहा है। तो आप खुद सोचें इस चीज़ को, एक बड़े पैमाने में ब्रॉडर लेवल पे जाकर सोचें कि अगर इंडिया जंग पाकिस्तान से हारा ही है, अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी ही फॉल की है, ड्रॉबैक नज़र आए हैं, तो उनके ही प्राइम मिनिस्टर को क्यों इन्वाइट किया जा रहा है? पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान अगर जीता ही है तो उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिर्फ परेड डे पे ही क्यों बुलाया जा रहा है? उनके साथ कोई मुआहदे क्यों नहीं हो रहे? उनके साथ ट्रेड क्यों नहीं कोई हो रही? तो चीज़ों को ब्रॉडर लेवल पे सोचना चाहिए। हम एक जो टीवी पे खबर आ गई कि पाकिस्तान ने इंडिया को तबाह कर दिया, पाकिस्तान जीत गया जंग,
हम उसके ऊपर खुश हो गए कि पाकिस्तान इंडिया से जंग जीत गया। असल बात जो बीच की बात है वो किसी को भी नहीं आज तक पता, वो कोई भी नहीं सुनना चाहता, वो कोई भी नहीं जानना चाहता। क्या अगला नंबर पाकिस्तान का वाकई ही है? जो दानिश्वर हैं, जो प्रोफेसी मेकर्स हैं, अगर सच में ये बात साबित हो गई तो मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑन द एज नज़र आ रहा है। असल में मुद्दा ये है कि जा रही है इंसानियत जा रही है। और जहाँ तक रही हो दानिश्वर की बातें कि जी पाकिस्तान के ऊपर हमला, देखिए मैंने उसकी बात पहले की आपको कि कोई भी इस्लामिक कंट्री वो चाह रहे हैं कि एटॉमिक पावर ना बन सके। अब पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, ठीक है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, तो अब वो चाहेंगे कि पाकिस्तान इससे आगे मूव ऑन ना कर सके, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ ना जा सके, जो लाइक एक सुपर पावर की निशानी होती हैं वो चीज़ें ना हो सके। जबकि इनको इतना ही नहीं पता पाकिस्तान में आज भी वही रोने हैं रोटी कपड़ा मकान के, ठीक है। आज भी 20 to 25%, 30% आबादी रोडों पे ही सो रही है, सड़कों पे ही सो रही है, वो सैलानी वालों के खाने ही खा रही है। इनको असल में ये जानने की ज़रूरत है कि बेसिकली मैं इसलिए से कह रहा हूँ कि इनको ये जानने की ज़रूरत है कि यार आपकी जंगें जिनके साथ हैं उनके साथ करो। पाकिस्तान में तो आगे भूख की जंग चल रही है, पाकिस्तान में तो आगे ये हड़तालें चल रही हैं, जहाँ पे 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही, उनके साथ हमने क्या जंग करनी है। दूसरी बात आपने की कि जी इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का मुद्दा, देखिए ये मुद्दा सब पूरी दुनिया को पता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है कि ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये मुआहिदा किया गया जिसके अंदर मज़ीद कई ममालिक इंक्लूड थे, ठीक है। अब इंडिया की तरफ से 2 आई थिंक दरिया पाकिस्तान आते हैं, जिसकी वर्ल्ड बैंक ने भी इजाज़त दी थी कि इंडिया पानी यूज़ कर सकता है, स्टॉक नहीं कर सकता, ठीक है। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी लॉजिक की तरफ जाएँ तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की पावर है, इंडिया का रोब है, इंडिया का टेरर है, जिसके बिहाफ पे उन्होंने पानी रोका, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वो मुआहिदा उन्होंने सस्पेंड करके ये पूरी दुनिया को बताया कि आज भी हमें इतनी पावर है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पावर यहाँ पे नज़र आती है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये जो पानी का मेजर कंट्रोवर्सी चल रही है ये कब तक सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि पानी एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, कह लें कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली आपने अगर हम लोगों ने ईरान इराक की इजराइल की जंग की बात की है तो हमने ये भी बात की कि साथ में जो इजराइल है मे भी उसकी जो फ़ौज है वो पाकिस्तान आते हुए भी दिखाई दे। तो पॉइंट इज़ दैट कि हमारे फिर जो चीफ मार्शल हैं वो क्या करने गए हुए हैं अमेरिका, वो ट्रंप के साथ कौन से मुआहदे करना है, बिकॉज ट्रंप किसी का सगा नहीं है। देखिए इस टाइम पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है बेसिकली आसिम मुनीर, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। वो एक तरफ अमेरिका के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का और दूसरी तरफ ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ईरान ने जो ड्रोन जो मिसाइल चलाए क्या उसमें पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन फ्रंट एंड से नजर नहीं आई, ठीक है माना पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल ऑन कैमरा के नहीं बैठा, किसी ने ऑन कैमरा की स्टेटमेंट नहीं दी कि यार हम ईरान का साथ दे रहे हैं या ईरान को हम ड्रोन्स भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान ईरान की जंग में क्यों पड़ेगा? पाकिस्तान की अपनी सेफ्टी नहीं है कि अपने? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम कंट्री पहली बात आ गई, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री हमारा भाई है, ये बेसिक लॉजिक नज़र आती है कि पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है। पड़ेगा तो बाद की बात है ना कि इन फ्यूचर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पड़ चुका हुआ है, बैक एंड पे पाकिस्तान की जो सारी एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट नज़र आ रही बैक एंड पे है। असल में खेल ईरान है और खिला कौन है? पाकिस्तान है। आप देखिए कि जितने मिसाइल ईरान ने दागे हैं अभी तक मारे इसराइल के ऊपर, उनमें क्या पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी? पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन तो कहा कि हम तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यही पहले बात कर रहा हूँ कि इस टाइम जो हमारी जो एजेंसी है, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो फील्ड मार्शल है, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ ट्रंप के साथ अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने हमसाया मुल्क, अपने मुस्लिम ब्रदर मुल्क की मदद भी कर रहे हैं मिसाइल दे के, उनको लाइक बैक एंड से मोटिवेट करें कि हाँ मारो। तो फिर हमें पीएम ऑफ इंडिया नजर आते हैं, वो तो ट्रंप को मुंह भी नहीं लगा रहे। एग्जैक्टली मैं यही बात करने लगा था आगे कि आप देखें दूसरा पॉइंट, अगर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, अमेरिका के साथ हाथ नहीं बढ़ा रहे या अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को है शटअप खोल दिया, तो मेरे ख्याल में वो एक तरफ से राइट अपने सही जगह पे है। पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान का अपना कोई कल्चर नहीं है, बल्कि हम मिला जुला पूरी दुनिया का कल्चर अडॉप्ट किए हुए हैं। इसमें इंडिया का कितना कल्चर शामिल है? When 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles and you know what India was coming at. और इस ईद को एक क्रूशल ईद के तौर पे लिया जा रहा है। एक क्रूशल ईद पे क्यों लिया जा रहा है? ईद से पहले कुछ 4 महाज खुले हुए हैं। ये हमारी जो ज़मीन है पंजाब की, ये इब्तदा से स्टोन एज के दौर से, सबसे पहले जब ज़राई रेवोल्यूशन हुआ है, ज़राई इनकलाब आया तो इसी खिते से आया।
You saw what they came with. And you saw the technologies that they deployed. खबरें बड़ी खौफनाक आ रही हैं और खबर यह है कि मोदी पाकिस्तान के ऊपर फिर हमला कर सकते हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर फिर हमला हो सकता है और ये खबरें जाहिर है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कहा जा रहा है कि इस तरह की फाइट देखने को मिल रही है। पोलैंड ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि हमें 25,000 इंडियन डॉक्टर चाहिए जो वहाँ पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। 10 मई के बाद से लेकर ऑनवर्ड भारत ने कभी वो अमेरिका की सालसी की पेशकश को नहीं माना। अगर माना भी है तो वो कहते हैं जी इधर का जो कश्मीर है उस पर बात करेंगे और दहशतगर्दी पे और इस तरह बात करेंगे। और सिंतास जो मुअत्तली है मुआहदे की वो अभी तक जू की तू ही है। इकोनॉमिक टाइम्स जो दुनिया का दूसरा बड़ा अखबार है, उन्होंने एक खबर जारी की है कि जो पाकिस्तान का प्रीमियर एयरबेस है, सबसे अहम एयरबेस जिसे नूर खान एयरबेस कहते हैं, रावलपिंडी में इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ, उस पर अमरीकी कब्जा है। तो ये जो इंटरेस्ट वाटर ट्रीटी वाला मुद्दा जिस पे आज प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि ऐसे जगहों पर नए डैम बनाए जाएं, आई थिंक ये फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा मसला है। ताइवान उसने बोल दिया कि भाई आपके जो आर्म्स एंड एमुनेशन है वो चाइना के आर्म्स एंड एमुनेशन से बेटर हैं। आप एक काम कीजिए, कृपा कर हमें अपना जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो आप हमें दे दीजिए। कौन बोल रहा है? ताइवान बोल रहा है हमें। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर आजकल सिचुएशन ये हो रही है कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तान की गवर्नमेंट फ़िलहाल कोई त्यौहार मनाने के लिए भी अभी तैयार नहीं है। सिचुएशन ये हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि उनको डर लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उससे पहले मॉक ड्रिल की थी। अब सबको ऐसा लगा था कि भाई मॉक ड्रिल चल रही है तो मॉक ड्रिल ख़त्म होने के बाद इंडिया अचानक से हमला करेगा, लेकिन मॉक ड्रिल शुरू होने से पहले ही इंडिया ने हमला कर दिया था। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो सकती है और उसके लिए पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सरकार ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि अगर इंडिया को पता चला कि हम रिलैक्स है तो फिर इंडिया कुछ ना कुछ कर देगा ऐसा, जो कि फिर हमें पछताना पड़ सकता है। और यहाँ पर बात हो रही है ईद की कि भी ईद वाले जैसे त्यौहार के अंदर पाकिस्तान की फटी पड़ी है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि आखिरकार इंडिया कैसे पाकिस्तान को बार बार सरप्राइज़ कर रहा है और पाकिस्तान उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। इकोनॉमिक टाइम्स जो दुनिया का दूसरा बड़ा अखबार है, उन्होंने एक खबर जारी की है कि जो पाकिस्तान का प्रीमियर एयरबेस है, सबसे अहम एयरबेस जिसे नूर खान एयरबेस कहते हैं, रावलपिंडी में इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ, उस पर अमरीकी कब्जा है। और अब इम्तियाज़ गुल साहब का ये इंकशाफ भी वो सामने रख रहे हैं कि वहाँ पर अमरीकी ऑफिसर ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर की कनपट्टी पर बंदूक रख दी, उन पर बंदूक तान दी। ये बहुत ही बमशल स्टोरी है। ताइवान उसने बोल दिया कि भाई आपके जो आर्म्स एंड एमुनेशन है वो चाइना के आर्म्स एंड एमुनेशन से बेटर हैं। आप एक काम कीजिए, कृपा कर हमें अपना जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो आप हमें दे दीजिए। कौन बोल रहा है? ताइवान बोल रहा है हमें। इसके साथ साथ मलेशिया, अल्जीरिया, सब ने हमारे से एंटी ड्रोन फैसिलिटी मांगनी शुरू कर दी और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसे मांगना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने पिनाका मांग लिया हमारे से कि आपका जो पिनाका का मिसाइल सिस्टम है वो आप हमें दे दीजिए। यानी कि मुझे लगता है जैसे चल रहा है, फ्रांस जैसी कंपनी हमारे से सामान मांग रही है, इसका मतलब है हो सकता है कल को रशिया और अमेरिका भी बोल दे कि भाई हमसे ना हो पाएगा, एक काम कीजिए, हमारी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके आप अपने कंट्री में प्रोड्यूस करके हमें भी देते रहिए। उसका रीज़न है अभी रिसेंटली आया कि अगर आईफोन भारत में बनता है तो उसकी जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की वो $25-30 की है, लेकिन अगर वही मोबाइल अमेरिका में बनेगा तो $350 में बनेगा। यानी कि वी आर 90% चीपर देन एनीबडी एल्स। तो कई लोग बोलते हैं अमेरिका में देखिए जी $1 ट्रिलियन का डिफेंस के ऊपर खर्चा हो रहा है, और भाई उनका 1 ट्रिलियन का मतलब है हमारा 100 बिलियन से कम, और हमारा बजट भी $70-80 का ही, 70-80 बिलियन डॉलर का है। यानी कि हमारा खर्चा और अमेरिका के 1 ट्रिलियन के बराबर है, बिकॉज वी आर नाउ द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, चीपर देन चाइना ऑल्सो। बाकी भारत में तो आपको मालूम है कि हर चीज़ चीप मिल भी जाती है। अब देखिए सबसे ज़्यादा चीप आदमी तो हमारे पास भी है,
जो पाकिस्तान से अवार्ड लेता जा रहा है उनकी मीडिया में हीरो बना हुआ है, और इतना चीप है कि ये आसिम मुनीर के जूतों को टच करने को तैयार है, अपनी जीभ के साथ साफ करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि इसको प्रधानमंत्री बनना है भारत के लिए। तो चीपनेस की भी हमारे पास कमी नहीं है और चीप मैन्युफैक्चरिंग की भी कमी नहीं है, क्योंकि भारत राइज कर रहा है। और मैंने आपको पहले बोला कि हमने भारत को अमेरिका और रशिया के चंगुल से बाहर निकाल लिया। वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत राइज कर रहा है। तो आज दोस्तों सिर्फ इसलिए नहीं कि हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं या हम प्रोमिसेस देते हैं, नो, वी आर डूइंग इट विद पावर, रियल पावर, पावर टू प्रोड्यूस, टू प्रोटेक्ट एंड टू विन। अब हम जो 75 साल से हमारा देश भीख मांगता था हथियारों के लिए, कभी हम बोरो करते थे कि अब हमें अपना पुराना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर दे दीजिए, सबमरीन दे दीजिए, हम उसको यूज़ कर लेंगे अगर 30-40 साल आपने यूज़ किया हो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अब तो ये हालत है कि मैं कहता हूं, पहली बात तो हमारा कोई राफेल गिरा नहीं, अगर गिर भी गया, मैं कहता हूं गिर गया, की फर्क पैदा है भाई? हम पैसे फेंक के दोबारा से और खरीद लेंगे। एक गिरा है 10 खरीद लेंगे। हमने कौन सा कभी किसी IMF में जाकर या वर्ल्ड बैंक में कोई भीख मांगनी है कि हमें भीख दे दो, हमने राफेल खरीदने हैं? नॉट एट ऑल। घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। और एक गिरे 2 गिरे, भाई युद्ध है, लड़ाई में आपका प्लेन गिरेगा भी और सामने वाले का भी गिरेगा। सामने वाले के प्लेन गिरे हैं, लेकिन इस बूट लीकर ने पाकिस्तान को नहीं पूछा कि आपके कितने प्लेन गिरे, हमारे से पूछ रहा है। गिर गए तो गिर गए, की फर्क पड़ गया। लेकिन यही बोल रहा हूं क्योंकि इनको फर्क पड़ता है, राहुल गांधी को, क्योंकि इनके टाइम पर तो भीख लेकर, लोन लेकर, कभी पुराने चीजें ले ली कि अगर हमारे जो एयरफोर्स के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हाथ बांध के रखे हुए थे, लेकिन अब मोदी जी ने हाथ खोल दिए। ना हम भीख मांगेंगे, हिंदू कभी भीख मांगता ही नहीं है, ना बोरोड मनी पे हम काम करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड पे जीने वाले लोग नहीं है दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूं, मोदी जी ने भारत को रशिया, फ्रांस, अमेरिका सभी के चंगुल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जो हमें भीख में हथियार देती थी जब वो चाहते थे तब। अब हम पैसा फेंकते हैं और सामान खरीदते हैं, और हमारी जो सोल्जर्स हैं अब उनके पास लेटेस्ट वेपन्स आने शुरू हो गए हैं जो पहले कभी थे ही नहीं। और भाई एक बॉडी जो जैकेट होती है आपको बचाने के लिए, वो भी हम इंपोर्ट करते थे, जूते तक इंपोर्ट होते थे, और जूतों के अगर लेसेस टूट गए हैं तो वो भी बाहर से आते थे। लेकिन दोज डेज आर ओवर। अभी ये भारत है न्यू एरा। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने मेक इन इंडिया में जो अपना डिफेंस एडिशन हमने दिखाया दुनिया को, लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे पास क्या कुछ बन गया है। और अब ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद पूरी दुनिया से हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमारा भी टारगेट है 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट हम इस साल करेंगे। 1 लाख करोड़, इतनी तो कैपेसिटी हमारी बनाने की नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया प्राइवेट सेक्टर को, आपको हम इतने ज्यादा ऑर्डर दे देंगे